हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हर हफ्ते की तरह आज फिर हम हाजिर हैं आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के। अपने स्टेशन में हमने पिछले वीक में आप सभी को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था जिसका बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। तो अपने सेशन की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट नई सिरे से जुड़ रहे हैं वो एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि जो भी और स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ करके इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो लास्ट वीक का जो हमारा सेशन था उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था जो आप सभी को दिया गया था। हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम में उल्लेखनीय वापसी की है? ये आपका क्वेश्चन दिया गया था और 4 यहां पे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो जिनमें से कुछ स्टूडेंट ने आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर किया है। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आपका था सौरभ चौधरी था। तो इसके अंतर्गत यहां पे ऑप्शन ए जो आपका है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत यहां पर आप चित्र देख सकते हैं, सौरभ चौधरी ने देश का नाम रोशन किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के एक 22 वर्षीय निशानेबाज हैं। इन्होंने पेरू के लीमा में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है वहीं पर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत करके भारतीय निशानेबाजी की जो टीम है उसमें उल्लेखनीय वापसी की है। वहीं ओलंपिक निशानेबाजी की अगर हम बात करते हैं चैंपियनशिप के अंतर्गत 7 सितारों में से सजे फाइनल में चौधरी ने कम स्कोर वाले कड़े मुकाबले में अपनी दृढ़ता का भी परिचय दिया और ये 2 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो उनका पहला पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत विश्व कप पदक था, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी मजबूत वापसी का भी एक सिंबल है, प्रतीक है। ब्यूनस आयर्स में अगर देखते हैं तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने सुरुचि सिंह के साथ मिलकर के कांस्य पदक भी जीता था। तो यहां पे आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया, एक्सप्लेनेशन मिल गया। और आज के सेशन के पहले प्रश्न की हम शुरुआत कर लेते हैं। सवाल आप सभी के लिए फ्रेम किया है, आफ्टर द चेंजेस in the chief minister's mass marriage scheme, how much amount will be given under this scheme? यानी कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो चलाई जा रही है, जो कि अक्टूबर 2017 से शुरू की गई थी, उसमें कुछ चेंजेस अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और उसी के अंतर्गत इसमें जो सहायता राशि दी जाती है उसमें चेंजेस किया गया। तो आपको बताना है कि कितनी धनराशि बदलाव के बाद दी जाएगी, 51,000 रुपए, 75,000 रुपए, 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए। तो यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है इसके अंतर्गत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो पुअर पर्सन है, एससीज है, एसटीज है, या जो माइनॉरिटी और ओबीसी ग्रुप के जो लोग हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है और अपनी डॉटर की शादी करने के लिए उतने सक्षम, उतने कैपेबल ऑफ नहीं है कि वो अच्छे से उनकी मैरिज कर सके, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और सर्वधर्म समभाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी। लेकिन अब यह राशि बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन यह है कि ये जो राशि है वो 3 भाग में डिवाइड करके दी जाएगी। इसके अंतर्गत देखें तो 75,000 रुपए की जो राशि है, जो यहां पर लड़की है जिसकी शादी होगी उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। वही 10,000 रुपए की अगर बात करें तो शादी से पहले लड़की को कपड़े खरीदने के लिए और जो शादी के लिए, विवाह के लिए जो आवश्यक सामग्रियां होती है उनको खरीदने के लिए मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ अगले चरण यानी कि जो तीसरा चरण है इसमें 15,000 रुपए शादी के आयोजन पर खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। तो कब शुरुआत की गई? इस योजना की शुरुआत 2017 में अक्टूबर माह में की गई थी और इसमें अब बदलाव किया गया, जिसमें अब 1 लाख रुपए 3 चरणों में विभक्त करके यहां पर इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो यहां पर ये जो योजना है सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को इंप्रूव करने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है विभिन्न धर्मों के और समुदायों के रीति रिवाजों के अनुसार। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की,
या उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है ये, तो अगर उत्तर प्रदेश में ही हम देखें तो विभिन्न धर्म और विभिन्न समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी अपनी मान्यताएं अलग है, उनके अपने कल्चर्स अलग है, तो उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर्स और उनकी मान्यताओं के आधार पर ही यहां पर सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से उनके रीति रिवाजों में, उनके कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि गवर्नमेंट एक तो वेलफेयर स्कीम चला ही रही है, साथ ही साथ उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों और उनके कल्चर का भी सम्मान करते हुए इस स्कीम को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि एक सर्वधर्म समभाव और समरसता, सामाजिक समरसता की भावना राज्य के नागरिकों में उत्पन्न हो सके। तो यहां पर अगर देखते हो, जैसा मैंने पहले कहा कि जो पुअर पर्सन है, जो एससीज हैं, ओबीसीज में है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनमें जो भी लोग कैपेबल ऑफ नहीं है कि अपनी डॉटर को वो सही से शादी कर सके, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसमें जो भी विडोज हैं, इसके अलावा ऐसी वीमेन जो कि छोड़ दी गई है बिना, यानी कि परित्याग कर दिया गया उनका, इसके अलावा जो डाइवोर्स्ड वुमेन है, उनके लिए भी यहां पर मैरिज की व्यवस्था की गई है। अब यहां पर इस योजना में ऐसी कन्याएं जिनका विवाह इस योजना के अंतर्गत किया है या इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नगर निकायों में, और साथ ही साथ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए यहां पर एक कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ लगाई गई है कि यहां पर जैसा कि स्कीम में ही नाम है सामूहिक विवाह, यानी कि ग्रुप मैरिज, यानी कि मास मैरिजेस हो रही है, तो मिनिमम 10 वैवाहिक जोड़े होने चाहिए, तभी इस स्कीम का बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। यानी कि मिनिमम 10 जोड़े का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राज्य सरकार ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज एनएसई, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। एमएसएमई नीति 2022 के तहत शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। क्या इनमें से सही, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी लिमिटेड इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरी चीज, अगर हम एनएससी की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, यानी कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, बिल्कुल सही है। और एसएमई जो पॉलिसीज है, जो सूक्ष्म, लघु और यहां पर मध्यम उद्योग नीति जो 2022 है, इसके अंतर्गत शेयर बाजार में इनलिस्ट करने के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा रही। तो दूसरा और तीसरा यहां पे सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएससी के साथ यहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो यहां पर स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, इंटरप्राइजेस है, उनके लिए जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उसको जुटाने में मदद मिलेगी। और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया है। अब इसके फलस्वरूप होना क्या है, इसका इफेक्ट क्या होना है, तो यहां पर जो एमएसएमईज है, एमएसएमईज जो है एनएससी यानी कि नेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यहां पर ध्यान रखिएगा, इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करके पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकेंगे। यानी कि जो स्मॉल मीडियम, अगर हम यहां पर देखते हैं, जो आपके स्मॉल मीडियम और यानी कि एसएमईज की बात कर लेते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, अब इनको पूंजी जुटाना है, तो ये क्या कर सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को इनलिस्ट कर लें, जिसके लिए सरकार मैक्सिमम 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही। तो जब वो वहां पर इनलिस्ट हो जाते हैं तो आईपीओ ला सकते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर ला सकते हैं, जिसके माध्यम से वो वहां पर कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस समझौते का, जिसके माध्यम से जो एमएसएमईज हैं वो कैपिटल रेज कर सकती है और अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है। ठीक, तो इस पहल से राज्य में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो तो होना ही होना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, इसके अलावा इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहां पर साथ ही जो एमएसएमईज इंटरप्राइजेज हैं, इनको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी कंपटीशन यानी कि
कंपीट करने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार की अगर बात करें सूचीबद्ध यानी इनलिस्ट होने के लिए एमएसएमई जो नीति बनाई गई है 2022 में, उसके तहत मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट प्लेस पे है। वहीं ये जो मैंने आंकड़ा बताया ये 2021 का आंकड़ा है। अब इसमें अगर देखते हैं तो इसकी जो निफ्टी 50 है इसका प्राइम इंडेक्स है यानी कि प्रमुख सूचकांक है। वहीं एनएससी की अगर बात करें तो इसे वर्ष 1992 में निगमित करके एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में इसको डेवलप किया गया था, जो भारत में आधुनिक एवं पूरी तरह से ऑटोमेटेड यानी कि स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था। इसके प्रमुख सूचकांकों में अगर हम देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल भारतीय प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो, ब्लू चिप कंपनियों आदि के व्यवहार को ट्रैक किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये समझौता रहा। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर प्रश्न में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी जिक्र आया था, तो थोड़ा सा हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो बीएससी का जो प्राइम इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसका जो प्राइम इंडेक्स है सेंसेक्स है। सेंसेक्स या हम बात कर ले मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। और इसकी अगर बात करते हैं तो 1986 में सेंसेक्स की रचना की गई थी, जिसकी आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अगर हम देखते हैं फॉरेन में भी प्रमुख जो इंडेक्स है जो उसमें इनको रखा जाता है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज जो है इनलिस्टेड है, ठीक है, जिसकी गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी के आधार पर की जाती है। अब सेंसेक्स का यहां पर एक आधार वर्ष लिया गया है 1978-79 है। जो सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स को समय गुजरते फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी में बदल गया था। तो ये कुछ बीएससी से संबंधित बातें। चलिए आगे चलने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो फॉर्म थे वो फिलअप हो चुके हैं। बच्चे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर था 2024 का आपने देखा ही होगा। तो एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही गाइडेंस उन्हें चाहिए, जिससे कि वो ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि अपने पूरे सिलेक्शन को भी इंश्योर कर सके। तो बच्चों की क्वेरीज को देखते हुए और उनकी तमाम जो सिचुएशन है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है फाउंडेशन निश्चय बैच 12। यहां पर आप सलमान लाइव कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 9999 में फाउंडेशन बैच में अपने आप को इनरोल करके बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि समय बहुत लिमिटेड है। यहां पर 30 अप्रैल तक ही आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एडमिशन क्लोज हो जाएंगे 30 अप्रैल को। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे इनकैश करा सकते हैं। देखिए अब यहां पे सवाल उठता है कि वाई स्टडी आईक्यू। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने यूपीएससी का रिजल्ट अभी देखा हो तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर सही गाइडेंस मेंटोर के द्वारा और टीचर के द्वारा दी जाती है तो स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम का हो, या वो एवरेज हो, वह इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, उसका आईक्यू लेवल कुछ भी हो, लगातार अगर वो टीचर के कांटेक्ट में बना रहता है और मेंटोर के कांटेक्ट में सही तरीके से गाइड किया जाता है तो निश्चित तौर पे सफल हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए आप सभी के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही अगर आप मेरे कोड का यूज करते हैं तो मेरी मेंटोरशिप भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यहां पे 1000 आवर से भी ज्यादा आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, जो अगर आप किसी वजह से छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, तो उन्हें आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। डेली जो क्लासेस ली जाएगी उसका क्रक्स नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। वीकली स्टेट स्पेसिफिक और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है वो आपको करवाए जाएंगे। डेली आंसर राइटिंग मेंस के पर्पज से आपको करवाया जाएगा। ऐसे इनरिचमेंट के लिए आपको अलग से सेशन मिलेगा। प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 2 यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ क्लासेस आपको कंडक्ट करवाई जाएंगी। यहां पर पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल की हो, मेंस लेवल की हो, सेक्शनल भी मिलेगी और पूरा मॉड्यूल वाइज भी आपको यहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप आंसर राइटिंग करते हैं तो विद इन 2 डेज आपकी कॉपी को चेक करके सही इवैल्यूएशन साइंटिफिकली तरीके से आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपकी कमी कहां पर है, आपकी लेखन शैली में कहां और सुधार करना है, इन तमाम चीजों पर एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप
कि फाउंडेशन की पूरी फी रिफंड कर दी जाएगी। साथ ही मेंस के लिए जो क्रैश कोर्स होगा यानी कि आंसर राइटिंग, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो यहां पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इतना सारा कुछ आपको यहां पर मिल रहा है वन प्लेटफॉर्म पर। तो ध्यान रखिए, सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके फटाफट अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फाउंडेशन निश्चय बैच 12 में और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना दर दुगनी करने का निर्णय लिया है। इस योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश नई और नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी यानी यूपी नेडा प्रतिबद्ध है। उपरोक्त में से कौन से सही है? तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने अखबार में पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो तो आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे लेंगे। तो देखिए यहां पर दोनों ही चीजें, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाते हैं। अब यहां पर एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये योजना क्या है इस पर भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी हाल में खबर क्या आई है। तो दरअसल अगर हम बात करते हैं तो छतों के ऊपर सोलर रूफटॉप क्षमता में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अगर हम देखते हैं, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वह उनको अपनी खुद की बिजली प्रोड्यूस करने के लिए और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सशक्त बनाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? 2024 में। किसके द्वारा? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। पहला यह क्वेश्चन आपसे यहां पे भी पूछा जा सकता है कि मंत्रालय कौन है और कब से इसकी शुरुआत की गई। तो अब यहां पर जो हालिया रिपोर्ट आए हैं इस योजना के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां पर हम बात करते हैं तो प्रति माह लगभग 11,000 सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, यानी कि अगर हम औसत निकालते हैं पर डे के हिसाब से तो 500 सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, और अब तक राज्य में अगर देखते हैं तो 1 लाख से अधिक सोलर संयंत्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन सरकार ने मार्च 2027 तक एक लक्ष्य रखा है जिसके अंतर्गत कुल 8 लाख सोलर रूफटॉप प्लांट और 2025-26 में 2.65 लाख प्लांट लगाना है। ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो अब इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो इंस्टॉलेशन है प्रति माह जो कि अभी 11,000 है, ये बढ़ करके 22,000 हो जाएगी, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आप याद करिए, पहला स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर दोगुनी करने का निर्णय लिया, तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये सही हो गया है। तो इस प्रक्रिया में अगर तेजी लाने की बात करें तो 2500 से अधिक विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया गया है और लगभग 1,800 विक्रेताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब प्रशिक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? यूपी नेडा के द्वारा किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यमिता, यहां पर देखिए कि राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय संस्थान, कौशल विकास मंत्रालय और भारत सरकार तथा यूपी नेडा के सहयोग से इन विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टू ट्रेन द सेलर ऑफ द सोलर प्लांट्स? तो वहां पे 4 आपके ऑप्शन दे देंगे। देखो एक तो ये है, दूसरा ये है, फिर भारत सरकार भी है, यूपी नेडा भी। अभी भारत सरकार की जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार दे देगा तो वही आपका नहीं हो जाएगा। तो यहां पर बारीकी से समझने की और गहनता से इसको अपने स्मरण में यानी कि अपने मस्तिष्क में बैठाने की आवश्यकता, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक मल्टी लेवल स्कीम भी बनाई गई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट, डिस्कॉम और जो नगर निगम है और नगर पालिका है, इन लेवल पर इसको बांट दिया गया है, यानी कि इनकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है और उनको कुछ अमाउंट दे दिया कि इतना आपको सोलर प्लांट जो है आपको इंस्टॉल करवाना है। इसकी जिम्मेदारी रियल टाइम मॉनिटरिंग और प्रगति की ट्रैकिंग के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर यूपी नेडा की अगर हम बात करें तो ये जो है यहां पर योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध एजेंसी है। वेंडर्स को आवेदकों के संपर्क करके सूचीबद्ध किया जा रहा है तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजनाओं तथा ऋण का लाभ देकर के उनकी आर्थिक क्षमता को भी मजबूत किया जा रहा है। तो यहां से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन की मांग थी और क्या इसका सही उत्तर होगा। तो अब पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। इस योजना में अगर देखते हैं तो 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सोलर जो यूनिट्स होती है उनकी लागत का 60% सब्सिडी दी जाती है। 2 से अगर आप ज्यादा जाते हैं 2 से 3 किलोवाट तक, तो यहां पर जो सब्सिडी की मात्रा हो जाती है वो कम होकर के 40% हो जाती है। ठीक है, तो वर्तमान बेंचमार्क मूल्य पर अगर देखते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपए,
2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपए तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए पेटेंट दिया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी कि BBAU, ये लखनऊ में सिचुएटेड है। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, IIT कानपुर कानपुर में ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU यानी कि वाराणसी में है। तो यहाँ पर अभी देखिए कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, यहाँ के साइंटिस्टों की एक टीम ने जो है बायोप्लास्टिक के लिए पेटेंट अप्लाई किया था और उन्हें यह पेटेंट दे दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहां पे समझना होगा कि बायोप्लास्टिक क्या होता है। जैसे प्लास्टिक के आगे बायो लिखा है, अब किसी के आगे बायो लग जाता है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो आसानी से विघटित हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल प्लास्टिक की बात करते हैं तो वो उसको विघटित होने में काफी लंबा अरसा लग जाता है। तो यहां पर इस टीम को तो जो है पेटेंट मिल गया है। तो बायोप्लास्टिक को जो है गन्ना, मक्का और जैसे नवीकरणीय जो कार्बनिक स्रोत है उससे बनाया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्ट करने के योग्य होते हैं। पारंपरिक प्लास्टिक हमेशा बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्ट करने के योग्य नहीं होती है। बायोप्लास्टिक को वैकल्पिक रूप से अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके माध्यम से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएट्स यानी कि PHA के माध्यम से बनाया जाता है और उन्हें फिर बायोप्लास्टिक में पॉलीमराइज कर दिया जाता है और फिर इसका उपयोग जो है बहुत सारी वस्तुओं के बनाने में, जैसे बॉटल्स वगैरह है, ठीक है, पॉली बैग्स है, यहाँ पर इनका यूज कर लिया जाता है। ये प्लास्टिक अगर देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरिएट यानी PHB पर आधारित होती है, जो एक प्राकृतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो अपघटनीय बायोप्लास्टिक है, यानी कि ये नेचुरली बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर जो ये वैज्ञानिक है इनके द्वारा ये बायोप्लास्टिक जो विकसित की गई है इसको नष्ट होने में लगभग 40 से 50 वर्ष लग जाते हैं, जबकि वहीं परंपरागत प्लास्टिक की बात करें तो इसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं इसके नष्ट होने में। यानी कि ये एक बार कन्वेंशनल प्लास्टिक अगर इसका जन्म हो गया या निर्मित हो गई तो कई हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो उसकी तुलना में बहुत बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह से क्या ये पर्यावरणीय इफेक्ट डालेगा, यानी कि पर्यावरण में जो क्षरण हो रहा है या प्लास्टिक की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उससे बचाया जा सके, उसको कम किया जा सके। यह शोध पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त करता है तथा प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले जो ग्लोबल वार्मिंग है और साथ ही साथ जो बायोडायवर्सिटी है उस पर भी एक इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है IIT BHU, IIT कानपुर, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ या IIIT प्रयागराज। तो यहां पर फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में IIT BHU की टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये IIT BHU कहां पर है? वाराणसी में। तो वाराणसी में यानी कि IIT BHU का ही एक विभाग है, स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो वहां की एक रिसर्चर्स टीम है, उन्होंने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब इस पूरे के पूरे जो 2025 का हैकाथॉन, फॉरेंसिक हैकाथॉन था, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का ये एक हिस्सा है और ये जो है हैकाथॉन राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि NFSU के द्वारा आयोजित किया गया था। अब इसके माध्यम से इनोवेशन, ये जो एक इनोवेशन है हैकाथॉन वाला, इसी इनोवेशन के माध्यम से होता क्या है कि अगर कहीं पर कोई क्राइम हुआ है तो वहां पर जो सैंपल्स मिलते हैं तो उसमें जो सस्पिशियस पर्सन्स होते हैं उनकी प्रोफाइल को और भी एक्यूरेसी के साथ समझा जा सकता है, स्पेशली तब जब वहां पर DNA अवेलेबल ना हो, यानी कि सैंपल के रूप में DNA अवेलेबल नहीं है लेकिन अदर सैंपल्स हैं, तो उससे भी इनकी पहचान करने में सटीकता काफी अधिक होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर सामूहिक आपदाओं में जो अज्ञात पीड़ित है, इसके अलावा जो लापता पर्सन है उनकी पहचान करने में, किशोर होने या उम्र के गलत विवरण के दावों की भी पुष्टि इसके द्वारा की जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की जो टीम है, इन्होंने ग्लाइकेन आधारित फॉरेंसिक तकनीक इजाद की है जो जैविक तरल पदार्थों का के आधार पर सटीक आयु अनुमान की सुविधा प्रदान करती है। और इसी के माध्यम से अगर देखते हैं तो अनुवांशिक पदार्थ DNA के बिना भी किसी व्यक्ति की सही आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यानी कि अभी तक हमें DNA की आवश्यकता होती थी, तो अब DNA नहीं भी है तो भी उसकी आयु का सही तरीके से और विद एक्यूरेसी पता लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? रेशम सखी योजना, सिलाई सखी योजना, बागवानी सखी योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। तो उत्तर प्रदेश की जो रूरल एरियाज की वुमेन्स हैं उनको फाइनेंशियली वेल ऑफ करने के लिए यानी कि एम्पावर करने के लिए राज्य सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है रेशम
सखी योजना, जिसके अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वो घर पे ही शहतूत के माध्यम से, ठीक है, शहतूत के माध्यम से जो यहां पर रेशम का प्रोडक्शन होता है उसको वहां पर प्रोड्यूस कर सके, उसका निर्माण कर सके। तो यहां पर जो योजना है ऑप्शन ए है। तो इसी के अंतर्गत देखिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है और यह योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है और रेशम विभाग, इन दोनों के कोलैबोरेशन में कंबाइंड प्रयास से, संयुक्त प्रयास से इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो ये योजना महिलाओं के घर बैठे ही रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर से उनको इनकम जनरेट करने में सशक्त बनाती है। अगले 5 वर्षों में लक्ष्य रखा गया है कि इसमें 50,000 महिलाओं को जोड़ा जाए और जिसके अंतर्गत फेज 1 में अगर हम देखते हैं तो 2025-26 में 15 जिलों की 7500 महिलाओं को इसमें जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के अंतर्गत जो रूरल एरियाज की महिलाएं हैं रेशम कीट पालन में प्रशिक्षित की जाएंगी और उन्हें अपने घर पर ही शहतूत रेशम तथा टसर रेशम, टसर और शहतूत रेशम जो है ये रेशम सिल्क की वैरायटीज हैं, उत्पादन करने में सक्षम बनाया जाएगा। मैसूर कर्नाटक में शहतूत रेशम पालन का प्रशिक्षण तथा टसर रेशम या टसर या तसर दोनों भी बोलते हैं, रेशम पालन का प्रशिक्षण जो है झारखंड के रांची में इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है उनको इकोनॉमिकली इंपावर करने के लिए। और अंत में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हर बार की तरह से। तो सवाल आपके सामने है, वेयर हैज द एमपी स्पोर्ट्स महाकुंभ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ या प्रयागराज? हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया था? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो इसका क्या सही आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके अलावा कोई सुझाव है जिससे कि हम अपने इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं और इस पूरे के पूरे सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-Salman Sir। तो यहां पर अगर आप जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ सेम नाम से मेरा इंस्टा आईडी भी है, तो आप मुझसे कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए, एग्जाम रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कहीं पर भी कनेक्ट होकर के आप मुझसे अपनी बातें पूछ सकते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में क्या दिक्कत आए, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आपको इनरोल होना है तो सलमान लाइव कोड का यूज कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।